गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी पिछली क्लास में हमने अध्ययन की जो पद्धतियाँ देखी थी, प्रयत्न प्रमाद पद्धति, मर्म दृष्टि पद्धति, और उसके बाद आज हम बात करेंगे अनुबंधन पद्धति, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। अनुबंधन पद्धति में दो प्रकार है। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे कहते हैं अभिजात अभिसंधान या अभिजात अनुबंधन पद्धति, या क्लासिकी अनुबंधन भी कहते हैं हिंदी में। और दूसरी पद्धति है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे कहते हैं व्यापारक अभिसंधान या साधक अभिसंधान। तो आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग अर्थात अभिजात अभिसंधान या अभिजात अनुबंधन से संबंधित जो प्रयोग है, जो इवान पावेलो ने बताया है ये पद्धति, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अभिजात अनुबंधन पद्धति अर्थात क्लासिकल कंडीशनिंग, यह पद्धति 1904 में इवान पावेलो ने बताई थी। इवान पावेलो अपनी प्रयोगशाला में, अपनी लैब में एक कुत्ते पर कोई प्रयोग कर रहे थे, जिसके दौरान उन्हें यह अनुभव हुआ कि दो उद्दीपकों में साहचर्य बनने के कारण कभी कभी कुछ चीजों या संकल्पनाओं के बारे में व्यक्ति को या प्राणी को अध्ययन होता है। और इसी पद्धति को उन्होंने अधिक विस्तार से विश्लेषण उसका किया और बताया कि किस प्रकार से दो उद्दीपकों में साहचर्य बनने का किस प्रकार से अध्ययन पर परिणाम होता है, या किस प्रकार से उस साहचर्य से व्यक्ति कुछ सीखता है। तो यह पद्धति जो है, मैंने जैसे बताया कि वो कुत्ते पर प्रयोग कर रहे थे अपने लैब में, जिसके दौरान कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण उन्हें दो उद्दीपकों के साहचर्य से होने वाले अध्ययन के बारे में पता चला। तो इस प्रकार के अध्ययन में ये होता है कि जैसे व्यक्ति हो या प्राणी हो, एक उद्दीपक के लिए कोई एक विशेष प्रतिक्रिया देता है। ये निश्चित है कि कौन से उद्दीपक पर हम क्या प्रतिक्रिया देंगे। जैसे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारा हाथ जल जाता है या कट जाता है, तो तुरंत हम उसे बचाने के लिए हाथ पीछे ले लेते हैं, या चोट लग जाती है तो हमें दर्द होता है, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमसे होती है। या हम सीढ़ियों से कहीं जा रहे हैं और अगर सामने से कोई आता है तो हम चौंक जाते हैं या एक तरफ हो जाएंगे। या हम गिर रहे हैं, अगर ऐसा हमें लगता है तो हम तुरंत किसी चीज को बहुत शिद्दत से पकड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब हर एक उद्दीपक के लिए व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी ये निश्चित है। लगभग व्यक्ति अनुसार उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन डरने की जगह व्यक्ति को डर ही लगेगा, खुशी की जगह व्यक्ति को खुशी ही होगी, और उसी प्रकार के भाव व्यवहार उसके द्वारा किया जाएगा, उसी प्रकार की क्रिया की जाएगी, प्रतिक्रिया दी जाएगी, ये निश्चित है। तो हर एक उद्दीपक और उस पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया, इसमें एक रिश्ता होता है, या एक संबंध होता है, या एक कनेक्ट होता है, हम कह सकते हैं। लेकिन दो उद्दीपकों में साहचर्य होने के कारण एक उद्दीपक पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया दूसरे उद्दीपक पर दी जाती है। इस प्रकार से साहचर्य के द्वारा होने वाले अध्ययन को अभिजात अनुबंधन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रयोग जो है ये किया है। ये एक पिक्चर मैंने आपके लिए रखा है, जिसमें आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रयोगशाला में पावेलो ने जो है, क्योंकि वो कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने कुत्ते को इस प्रकार से, क्योंकि वो इधर उधर ना जाए और जो भी रचना है प्रयोग की वो अच्छे से कर पाए हम, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से कुत्ते को एक टेबल पर, एक इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में एक रचना बनाई थी, जहां पर उन्हें बांध के रखा था कुत्ते को। और आप देख सकते हैं कि उसके मुंह में एक नली डाली हुई है, जो कि नीचे एक छोटे बॉक्स में जा रही है, या वहां पर एक कोई बर्तन रखा है उसमें जा रही है। और उसके सामने एक पार्टीशन है, आप देख सकते हैं, डिवाइडर है, जिसमें एक छोटा सा टेबल है जिस पर खाने की प्लेट रखी गई है। तो इस प्रयोग में इस प्रकार से रचना है कि जब भी, जैसे आपको पता है कि हम अगर कोई खाने की चीज देखते हैं, जब हमें भूख लगी है और हम खाने की चीज देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मुंह में जो है पानी आता है, मतलब लार इकट्ठा होने लगती है, लार निर्मित होने लगती है, जिससे खाने के लिए हम तैयार भी होते हैं। पाचक रस जो लार में होते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं और खाना पचाने के लिए हमें तैयार करते हैं। ये जब लार निर्मित होती है, ये चिन्ह होता है कि हमें भूख लगी है, और जो खाना हमारे सामने है, जो पदार्थ हमारे सामने है, वो हमें चाहिए है। तो इस प्रकार से जब कुत्ते को खाना दिया जाएगा, जब वो भूखा होगा और उसे खाना दिया जाएगा,
तो उसके मुंह में जो भी लार निर्मित होगी वो लार इस नली के द्वारा नीचे रखे गए बर्तन में इकट्ठा होगी और उसे नापा जा सकता है। इस प्रकार की रचना जो है पावेलोव ने इस प्रयोग के दरम्यान की हुई है। आगे देखेंगे। अब इस प्रयोग में अब ये जो प्रयोग हुआ है ये 3 भागों में हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला भाग है अनुबंधन या अभिसंधान प्रस्थापित होने से पहले, फिर अभिसंधान किस प्रकार से प्रस्थापित हुआ वो हम दूसरी भाग में समझने की कोशिश करेंगे, और तीसरी भाग में अभिसंधान प्रस्थापित होने के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रिया कुत्ते के द्वारा दी जाती है वो हम देख सकते हैं। तो पहले भाग में देखिए क्या हो रहा है कि उस प्रयोगशाला में इस प्रकार से रचना है कि एक बेल बजाई जाती है, घंटी की आवाज की जाती है। अब घंटी की आवाज हम आमतौर पर भी सुनते हैं, हम जब कोई भी आवाज सुनते हैं तो हमारे कान उस तरफ खींचे जाते हैं या हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। तो घंटी की आवाज पर कुत्ता उस आवाज की तरफ ध्यान देता है, ये नैसर्गिक प्रतिक्रिया है। दूसरी तरफ जब उसको खाना दिया जाता है तो लार निर्मित होती है, उसके मुंह में पानी आने लगता है, वो खाना खाने के लिए ललचाता है, ये भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब यहाँ पर घंटी की आवाज और अन्न ये 2 उद्दीपक है, और घंटी की आवाज पर आवाज की तरफ ध्यान देना यह एक प्रतिक्रिया है, और अन्न देखकर लार निर्मित होना यह एक प्रतिक्रिया है। अब क्योंकि यहाँ पर ये दोनों उद्दीपक अपने स्वाभाविक रूप में है और उस पर जो प्रतिक्रिया हो रही है वो भी स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं, इसे हम कह सकते हैं, प्रयोग की भाषा में इन्हें कहा गया है कि जो उद्दीपक स्वाभाविक है, मतलब जो जैसे अपने मूल रूप में नैसर्गिक रूप में है वैसे ही है, उन्हें पावेलोव ने कहा है अनभिसंधित उद्दीपक। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनभिसंधित मतलब न अभिसंधित, जिनका अभी अभिसंधान साहचर्य किसी और से नहीं बना है, वो अपने मूल रूप में जैसे ओरिजिनल में है वैसे ही है, वो अभिसंधित उद्दीपक उन्हें कहा जाता है। तो घंटी की आवाज आमतौर पर जैसे होती है वैसे ही दी जा रही है, और अन्न भी जैसे होता है वैसे ही दिया जा रहा है। तो घंटी की आवाज और अन्न ये दोनों भी यहाँ पर अनभिसंधित उद्दीपक है। अब घंटी की आवाज पर कुत्ता आवाज की तरफ ध्यान देता है, यह भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और अन्न देखकर लार निर्मित होती है, यह भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर घंटी की आवाज पर आवाज की तरफ ध्यान देना, इस प्रतिक्रिया को अनभिसंधित प्रतिक्रिया कहा गया है, क्योंकि यह प्रतिक्रिया भी नॉर्मल स्वाभाविक ओरिजिनल रूप में ही आ रही है, नैसर्गिक रूप से ही आ रही है। इसमें कोई प्रयोग का परिणाम उसमें नहीं दिख रहा है या कोई साहचर्य के कारण कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। जैसे उद्दीपक मूल रूप में है वैसे उसकी प्रतिक्रिया, उस पर जो प्रतिक्रिया दी जा रही है वो भी मूल रूप में जो है वैसे ही दी जा रही है, नेचुरली जो प्रतिक्रिया अपेक्षित है वही दी जा रही है। और उसी प्रकार से जब खाना दिया जाता है, अन्न दिया जाता है, तो लार निर्मित होना भी उतनी ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो इन दोनों को, आवाज की तरफ ध्यान देना और लार निर्मित, ये अपने अपने उद्दीपक, संबंधित उद्दीपक पर ये प्रतिक्रिया हो रही है, तो इन्हें भी अनभिसंधित प्रतिक्रिया अर्थात नैसर्गिक प्रतिक्रिया कहा गया है। तो ये प्रयोग का पहला भाग है जिसमें हम देख सकते हैं कि जिस उद्दीपक पर सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो प्रतिक्रिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में, प्रयोगशाला के बाहर भी जिस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है वैसा ही यहाँ दिख रहा है। तो इसे हम प्रयोग का पहला भाग कह सकते हैं। अब प्रयोग के दूसरे भाग में, जहां पर अभिजात अभिसंधान या कोई साहचर्य उद्दीपकों में निर्माण हो रहा है, साहचर्य कैसे निर्माण होता है ये इस भाग में हम देख सकते हैं। अब इस प्रयोग के दौरान पावेलोव ने ऐसा बार बार किया कि उसने घंटी की आवाज दी, जिस पर कुत्ते ने आवाज की तरफ ध्यान दिया, और घंटी की आवाज देने के बाद ही उसने खाना भी दिया उसे, और जब खाना दिया गया तो लार निर्मित हुई। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बार बार हुआ कि घंटे की आवाज आई और खाना आया, घंटी की आवाज आई और अन्न दिया गया। अब घंटी की आवाज पर, आवाज की तरफ ध्यान देना, कुत्ता बार बार ये प्रतिक्रिया दे रहा था। जब खाना दिया जा रहा था तो उस पर लार निर्मित भी बार बार हो रही थी। पर यहाँ नोट करने लायक मुद्दा ये है कि घंटी की आवाज और अन्न, ये दोनों एक के बाद एक, ये दोनों उद्दीपक उसके सामने आए। घंटी की आवाज भी हुई और अन्न भी हुआ, और ऐसे लगातार इसी क्रम से, उसी इंटरवल में के साथ। ऐसा नहीं कि घंटे की आवाज आने के बाद 5 मिनट में अन्न आया, फिर घंटे की आवाज आने के बाद 1 घंटे बाद अन्न दिया गया, घंटे की आवाज आई और अन्न ही नहीं आया। ऐसा डिसएसोसिएशन कहीं भी नहीं हुआ। जिस क्रम से
घंटे की आवाज देनी है, 2 मिनट में खाना देना है, घंटे की आवाज देनी है, 2 मिनट में खाना देना है। यही क्रम जो है वो बार बार हुआ उसके सामने। और ऐसा एक भी बार नहीं हुआ, इसके विपरीत एक भी बार नहीं हुआ कि घंटे की आवाज आई और खाना नहीं आया, या खाना आया लेकिन उसके पहले घंटे की आवाज नहीं आई थी। तो दो उद्दीपक जब एक दूसरे के नजदीक होते हैं, विशेष क्रम से आते हैं, और वो जो क्रम होता है वो लगातार हर बार वैसे ही दिखाई देता है या उसका अनुभव होता है, तब उन दो उद्दीपकों में साहचर्य होता है, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा ऐसा हम ये संकल्पना जो है कि इन दो उद्दीपकों में कोई एसोसिएशन है, साहचर्य है, ये हम सीख लेते हैं। तो पैवलो का कहना है कि जब दो उद्दीपक एक के बाद एक विशेष क्रम से आते हैं, हर बार आते हैं, एक बार भी ऐसे नहीं होता कि उसके विपरीत कुछ हुआ, दो उद्दीपक एक साथ ही आते हैं, अलग अलग नहीं आते कभी भी, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में या प्राणी में इस प्रकार से अनुबंधन निर्माण होता है कि हाँ, ये जो दो उद्दीपक है ये एक दूसरे के साथ ही आते हैं, और इस साहचर्य को वो सीख लेता है। तो ये हुआ प्रयोग का दूसरा भाग। प्रयोग के तीसरे भाग में देखिए क्या होता है। घंटी की आवाज खाना, घंटी की आवाज खाना, घंटी की आवाज पर ध्यान देना और खाना खाने पर लार निर्मित होना, जो कि पैवलो उस प्रयोग के दौरान देख रहा था कि कितना लार निर्मित उसके मुंह में हो रही है, जो कि बाहर उस पाइप के द्वारा इकट्ठा हो रही है। लेकिन कुछ देर तक ऐसा ही लगातार होने के बाद एक क्षण ऐसा आया कि पैवलो ने ये देखा कि घंटी की आवाज पर वो आवाज की तरफ ध्यान देता था, और खाना खाने के बाद वो नीचे जो है पाइप से जो उसके मुंह में लार निर्माण होती थी वो इकट्ठा होती थी। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि घंटी की आवाज होते ही उसने आवाज की तरफ भी देखा, लेकिन लार निर्मित भी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साहचर्य वह सीख चुका था, वह कुत्ता, कि घंटी की आवाज के बाद खाना आता है, घंटी की आवाज के बाद खाना आता है। तो यहाँ ये चिन्ह हमें दिखने को मिला, यह प्रमाण देखने को मिला कि वो साहचर्य सीख गया है, क्योंकि घंटी की आवाज आते ही उसके मुंह में पानी आ गया। हालांकि खाना उसके सामने भी आना ही है, अन्न उसके सामने भी प्रस्तुत होना ही है, फिर भी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये साहचर्य के कारण ये पता था कि अब घंटी की आवाज आई है तो अब तो अन्न इसके पीछे आ ही रहा है। अब घंटी की आवाज पर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, घंटी की आवाज पर लार निर्मित होना यह अस्वाभाविक है, क्योंकि घंटी की आवाज यह अगर उद्दीपक है तो उसमें स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या है, घंटी की आवाज की तरफ ध्यान देना। और लार निर्मित यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया किस उद्दीपक की है, खाने की। अन्न देखने के बाद लार निर्मित होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घंटी की आवाज और अन्न, इनके साहचर्य के कारण ये दो उद्दीपक हैं। घंटी की आवाज एक उद्दीपक है और खाना यह एक उद्दीपक है। तो दो उद्दीपकों के बीच में जो साहचर्य है उसके कारण यह हुआ, अनुबंधन निर्माण हुआ। और अनुबंधन निर्माण हुआ उसका हमें प्रमाण क्या मिला तीसरे भाग में, कि एक क्षण ऐसा आया कि जब घंटी की आवाज आई तभी लार निर्मित हुई, क्योंकि घंटी की आवाज के बाद खाना आता ही है। यह साहचर्य, यह अनुबंधन, एक उद्दीपक के लिए के बाद दूसरा उद्दीपक आता है, यह जान लिया था उसने। लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि घंटी की आवाज पर कभी भी लार निर्मित नहीं हो सकती। लार निर्मित होने के लिए अन्न उद्दीपक होना आवश्यक है, लेकिन घंटी की आवाज पर ही लार निर्मित हो गई, मतलब अस्वाभाविक रूप से, जो अपना ओरिजिनल कनेक्शन नहीं है उद्दीपक और प्रतिक्रिया का, उस तरीके से घंटी की आवाज पर ही लार निर्मित हुई। और ये तीसरे भाग में प्रमाण है कि कहीं ना कहीं कुत्ते ने यह अनुबंधन सीखा, यह अध्ययन हुआ कि घंटी की आवाज आई है तो इसके बाद खाना आना ही आना है। तो यह प्रमाण हमें बताता है कि किस प्रकार से एसोसिएशन के कारण व्यक्ति के कई चीजों का या कई संकल्पनाओं का अध्ययन जो है व्यक्ति में होता है। तो यह प्रयोग जो है वो पैवलोव ने बताया है अभिजात अनुबंधन के संदर्भ में। अब यहाँ पर फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे कि प्रयोग में क्या क्या हुआ। जैसे पहले चित्र में दिया गया है कि बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मतलब अनुबंधन या अभिसंधान निर्माण होने के पूर्व, जब खाना दिया गया जो कि है अनकंडीशन स्टिमुलस अर्थात अनभिसंधित उद्दीपक, उस पर प्रतिक्रिया क्या हुई, सलाइवेशन अर्थात अनकंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि खाना भी अपने मूल रूप में उद्दीपक है और उसकी प्रतिक्रिया भी मूल है। दूसरी तरफ जब भी बेल बजाई गई जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है और उस पर सलाइवेशन नहीं हुआ, क्योंकि घंटी की आवाज पर आवाज की तरफ ध्यान दिया जाएगा, सलाइवेशन क्यों होगा। तो यहाँ पर ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है और उस पर कोई भी रिस्पॉन्स, कंडीशनड रिस्पॉन्स उस पर नहीं आया, क्योंकि अभी कंडीशनिंग होने का ही है, अभी अभिसंधान होने का ही है।
अब उसके बाद ऐसा हुआ कि कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग मतलब अभिसंधान निर्माण होने की प्रक्रिया में बेल और खाना इस प्रकार की जोड़ी बार बार प्रस्तुत हुई, और खाना देखने के बाद वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स खाने पर देता था, लैब निर्मित। लेकिन कंडीशनिंग होने के बाद चौथे भाग में अगर आप देखेंगे तो जब कंडीशन स्टिमुलस, अब यहाँ पर बेल या घंटे की आवाज कंडीशन स्टिमुलस क्यों बन गया? क्योंकि उसका अन्न के साथ एसोसिएशन हो गया, और अन्न खाना मतलब मतलब बेल मतलब ही खाना, यह कंडीशनिंग वहां पर हो गया, यह साहचर्य वहां पर प्रस्थापित हो गया, और बेल की आवाज पर ही कुत्ते के तरफ से सलाइवेशन हुआ या लार टपकाई गई। तो यहाँ पर बेल को कंडीशन स्टिमुलस कहा जाएगा और यहाँ पर इसे कंडीशन रिस्पॉन्स कहा जाएगा, क्योंकि लार टपकाना अन्न की प्रतिक्रिया है जो कि बेल पर दी गई। तो इस प्रकार से हम इवान पावेलो के अभिजात अभिसंधान या अनुबंधन के प्रयोग को समझ सकते हैं। और इसी प्रयोग के द्वारा उसने ये बताया कि दो उद्दीपकों में साहचर्य निर्माण होने के कारण एक उद्दीपक को दी जाने वाली प्रतिक्रिया जब दूसरे उद्दीपक को दी जाती है तो यह प्रमाण होता है कि दो उद्दीपकों में साहचर्य है। इस प्रकार से अभिजात अभिसंधान जो है उसका अध्ययन व्यक्ति ने या प्राणी ने किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये इवान पावेलो की अभिजात अभिसंधान पद्धति हम समझ सकते हैं। या आज के चर्चा में हम यहीं तक रुकेंगे। इसके पश्चात हम व्यापारक अभिसंधान के बारे में चर्चा करेंगे, और अंत में हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से अभिजात अभिसंधान और व्यापारिक अभिसंधान हमारे दैनंदिन जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाता है। साथ ही हमें कुछ संकल्पनाएं सिखाने के लिए तो ये मददगार है ही, लेकिन कहीं कहीं थेरेपी के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, या मार्केटिंग या कंज्यूमर रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो किस प्रकार से ये संकल्पनाएं उपायोजित मतलब उनका उपयोग होता है अन्य अन्य क्षेत्रों में जीवन के, वह भी हम अंतिम चर्चा में देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं इवान पावेलो के अभिजात अभिसंधान के प्रयोग के साथ। धन्यवाद।